हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दिलीप गर्ग, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग जीपीसी करौली। लास्ट सेशन में दोस्तों हमने सब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सी 205 के यूनिट 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के डिस्कशन में दोस्तों हम यूनिट 3 हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदर्श संरेखन की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है। तो जो आपका आइडियल अलाइनमेंट होता है उसके लिए आपकी 4 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें आपकी पहली है दोस्तों कि वो आपका शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वो आपका बनाने मतलब उसकी लंबाई क्या हो, छोटी से छोटी हो, यानी कि स्ट्रेट हो। दूसरा, छोटा होगा तो वो ऑलरेडी अपने आप ही स्ट्रेट हो जाएगा। दूसरा, बनाने में आसान हो, इजी होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन इजी होना चाहिए उसका। तीसरा, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो सुरक्षित होना चाहिए, मतलब कि वो एक ऐसी किसी भी खतरनाक जगह से नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, उसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए वो सुरक्षित रहे। लास्ट जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी वो है कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब इजी हो गया, फिर उसके बाद हो गया सेफ, और लास्ट आता है आपका इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है कि वो जो है बनाने में वो आपका क्या हो, उसको बनाने में जो आपका खर्चा आ रहा है, जो आपकी कॉस्ट आ रही है, वो कम से कम आए। तो ये आपकी चारों बेसिक आवश्यकताएं। तो ऑप्शन देखते हैं हम। तो पहला ऑप्शन है आपका छोटा, सही है। दूसरा आसान, ये भी सही है। तीसरा है सुरक्षित व कम खर्चीला। तो मतलब ये चारों के चारों उसने रिक्वायरमेंट दे दी। तो आपका सिंपली ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन केवल एक को ही मार्क नहीं कर सकते। तो बाकी के ऑप्शन देखे हमने, तो बी भी सही है, सी भी सही है, और फिर हमने फोर्थ ऑप्शन देखा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो कहने का मतलब जो चारों रिक्वायरमेंट है दे रखी है एबीसी में, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। इसी तरह से दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि महामार्ग के स्थिति के अभियांत्रिकी सर्वेक्षण में सर्वेक्षण क्रम निम्न में से कौन सा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जब हम हाईवे डिजाइन करते हैं, उसकी स्थिति का निर्धारण करते हैं, तो उसके लिए एक सर्वे किया जाता है, और उस सर्वे के कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। तो वो स्टेप्स क्रमानुसार कौन कौन से हैं। तो पहला जो ऑप्शन पढ़ने से पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। भाई जब भी हम स्कोप की बात करते हैं, हाईवे डिजाइन की बात करते हैं, तो 4 हमारे जो स्टेप्स आते हैं, वो पहला आता है आपका, पहला आता है दोस्तों, पहला आपका आता है, वो आता है आपका मैप सर्वे या मानचित्र सर्वे। दूसरा आता है रिकॉनेसेंस या दृढ़ सर्वे, ठीक है। तीसरा आता है आपका प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक सर्वे, और लास्ट में आता है फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। तो ये आपका ऑर्डर होता है पूरा। तो अगर इसी ऑर्डर को फॉलो करें और फिर ऑप्शन देखें, तो पहला कौन सा होना चाहिए, मैप सर्वे। तो पहले में सही है, मैप है। दूसरा होता है टोहो सर्वे। तो ऑप्शन में प्रारंभिक है, तो कहने का मतलब ये आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, गलत है। अगला ऑप्शन है, तो हमारा सिंपल सी अगर आंसर देखना चाहें तो कौन सा होना चाहिए, मानचित्र, फिर उसके बाद टोहो, फिर प्रारंभिक, और फिर आपके डिटेल। तो किस में है, तो हमने अगर ऑप्शन देखे तो ऑप्शन सी को देखा, मानचित्र, टोहो सर्वेक्षण, प्रारंभिक सर्वेक्षण और विस्तृत सर्वे। तो ये हमारा एक क्रम है इस स्टेप्स को फॉलो अप करने का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सिंपली हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एसएसडी की फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए। ये है आपकी स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। कि स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस निम्न में से किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो जो आपकी स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस है, वो आपकी निर्भर करती है टोटल रिएक्शन टाइम्स ऑफ ड्राइवर पे, स्पीड ऑफ व्हीकल की स्पीड पर, ठीक है, ब्रेक की एफिशिएंसी पर, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इन सारी चीज़ों पे निर्भर करती है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब इस चीज़ को पता कैसे किया, तो इसको पता करने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है कि एसएसडी का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो क्या है, v इंटू टी। वी यहाँ पे क्या है, स्मॉल, मीटर पर सेकेंड, प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, ब्रैकेट में f इंटू वी प्लस माइनस के x%, और ये ब्रैकेट बंद। तो कहने का मतलब v क्या है, व्हीकल की स्पीड, ठीक है। t क्या है, रिएक्शन टाइम ड्राइवर का। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। f क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। b क्या है, ब्रेक की एफिशिएंसी। और x क्या है, स्लोप। तो कहने का मतलब जो ऑप्शन में उसने दे रखे थे कि टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर,
जो ऑप्शन दे रखा था कि भाई टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, स्पीड ऑफ व्हीकल, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक, इन सब पे ही निर्भर कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो इस तरह से आपको कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके जो फॉर्मूले हैं वो भी आपके हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण गुणांक का मान सड़क की किस स्थिति के लिए कम होता है? जब सड़क कैसी हो? तो जो आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपका डिपेंड करता है सरफेस की टाइप पर। सरफेस अगर आपकी स्मूथ हुई तो फ्रिक्शन का मान क्या होता है? कम। जैसा कि हम देख सकते हैं कि भाई चिकनी सतह पर फ्रिक्शन क्या लगता है? कम, हम फिसलने लग जाते हैं, स्लिप मारते हैं। दूसरा, गीली सरफेस जो होती है उस पर भी कम होता है। लेकिन अगर उसी उल्टा बात करें भाई, आपकी अगर सरफेस दृढ़ है, रफ है, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? या रुक्ष है आपकी सरफेस और सूखी है, तो वहाँ पे आपका फ्रिक्शन का मान क्या होगा? ज़्यादा। फिसलने की दिक्कत क्या होगी? कम। तो ऑप्शन देखते हैं। उसने पूछा है कि स्थिति के लिए कम होता है, किस स्थिति के लिए कम होता है? तो कम का मान कि जहाँ पे सरफेस आपकी गीली होगी, स्मूथ होगी, चिकनी होगी, तो वहाँ पे आपका कम होगा। तो पहला है रफ, नहीं, गलत है। दूसरा ड्राई, तो यहाँ पे भी ज़्यादा होता है, कम नहीं होता। स्मूथ एंड ड्राई, स्मूथ पे तो वो कम होता है, लेकिन ड्राई पे क्या होता है? ज़्यादा। तो उसने केवल कम का पूछा है, ना कि ज़्यादा और कम, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। स्मूथ एंड वेट, तो इन दोनों ही केस में क्या होता है? कम होता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का मान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो इस तरह से आपको कुछ बार एनालिटिकल तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क पर कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो जो आपका जो कैम्बर है आपका, वो मेनली सड़क पर प्रोवाइड किया जाता है। जो आपका बारिश का पानी होता है या कहीं से पानी जो जमा हो जाता है सड़क पर, उसको ड्रेन आउट करने के लिए, ठीक है। तो बस यही कैम्बर का मेन पर्पज है। और बाकी तो जो कैम्बर का यूज होता है वो होता है आपके रोटरी डिजाइन में, कि भाई एग्जिट लेन और एंट्री लेन होती है, वहाँ पे आपका जो कैम्बर होता है उसी को एज ए सुपर एलिवेशन की तरह ट्रीट कर लिया जाता है। लेकिन मेन जो यूज है इसका वो यही है कि आपका जो वर्षा जल होता है या रेन वाटर होता है उसकी निकासी के लिए। तो आप सीधा सीधा देख पा सकते हो ऑप्शन पढ़ के, भाई सतह को चिकना बनाने के लिए नहीं, अब केंद्रीय बल को संतुलित करने के लिए नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और वर्षा जल की निकासी हेतु, हाँ, ये हमारा आंसर सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई WBM रोड है, उसके लिए आपका कैम्बर का मान कितना होना चाहिए? तो जो कैम्बर की अगर बात करें, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, भाई कैम्बर है क्यों प्रोवाइड किया था? कैम्बर प्रोवाइड किया था वर्षा जल को निकालने के लिए। तो जो आपका कैम्बर है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो पहली जो चीज़ आती है वो तो आती है आपकी टाइप ऑफ रेनफॉल या रेन, ठीक है। और दूसरा होता है टाइप ऑफ सरफेस, रोड सरफेस या सरफेस, कि भाई आपका कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मतलब रेनफॉल से मतलब क्या है कि आपकी हैवी रेनफॉल, तेज बारिश है, या हल्की बारिश है, लाइट रेनफॉल है। और दूसरा टाइप ऑफ सरफेस वो जो आपकी रोड है किस प्रकार के मटेरियल से बनी है, भाई आपका अर्थ रोड है, सीसी रोड है, बिटुमिन रोड है, किस प्रकार का है, ग्रेवल मरूम रोड है, किस प्रकार का रोड है। तो इन दोनों चीज़ों पे वो आपका डिपेंड करता है। अगर आपकी रोड अच्छे मटेरियल से बनी है, ठीक है, तो वहाँ पे पानी के अंदर घुसने की संभावना क्या होती है? कम, वो ज़्यादा देर सतह पे ही रुक सकता है। लेकिन अगर वहीं आपके हल्के एब्जॉर्बेबल मटेरियल से बने, जैसे मिट्टी, तो मिट्टी पानी को बहुत जल्दी सोखती है। लेकिन वहीं अगर आपका सीमेंट पेस्ट से बना है तो वो पानी को कम सोखता है। तो इस केस में क्या होता है, जहाँ पे पानी कम या धीरे गति से सोखने में आता है वहाँ पे आप कम प्रोवाइड करा सकते हो, क्योंकि आप धीरे धीरे पानी को ड्रेन आउट कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे पानी तेजी से सोखा जाता है वहाँ पे आपको कैम्बर ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज पानी अंदर चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर जहाँ पे तेज बारिश होती है तो वहाँ पे भी आपको पानी से जल्दी छुटकारा पाना है, तो आपको कैम्बर या ढलान ज़्यादा देना है ताकि पानी तेजी से निकल जाए। और वहीं पे अगर लाइट रेनफॉल है, कम बारिश होती है, तो आप कम कैम्बर से काम चला सकते हो। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमने कई प्रकार के रोड के लिए कैम्बर की वैल्यू दी है। तो उनमें से आपसे एक पूछा है कि भाई जो WBM रोड है उसके लिए कैम्बर की वैल्यू क्या होती है। तो सिंपली अब दूसरी चीज़ आती है कि यहाँ पे आपको रोड का टाइप तो उसने दे दिया WBM, वाटर बाउंड मैकेडम, लेकिन बारिश का टाइप नहीं दिया कि भाई लाइट रेनफॉल है कि हैवी रेनफॉल है। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है तो आपको लाइट रेनफॉल और हैवी रेनफॉल दोनों के लिए ही वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर वो किसी एक टाइप के रेनफॉल की बात कर देता तो आप सिंपली एक टाइप का वैल्यू प्रोवाइड करा देते। तो अगर हम देखें तो लाइट और हैवी दोनों ही केस में जो हमारा कैम्बर का मान होता है WBM रोड वो होता है 1/33 से 1/40। तो कहने का मतलब ये है, ये लगभग हो गया आपका 3%, और ये हो गया आपका कितना
2.5%। तो जो ज़्यादा मात्रा है कैम्बर की वो किस में होगी, हैवी रेनफॉल में, और जो कम मात्रा है 2.5% वो किस में होगी, लाइट रेनफॉल में। तो यहाँ से आप ऐसे वैल्यू बता सकते हो, और बाकी के जो वैल्यू वो अलग अलग प्रकार के रोड्स के लिए है। ठीक है, तो हमें मेन जो क्वेश्चन था कंसिडर करना था वो WBM रोड के बारे में था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 in 33 से 1 in 40। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है, और होपफुली ये पूछा जाए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पैराबोलिक कैम्बर है या परवलयिक कैम्बर है की स्थिति में कैम्बर की ऊंचाई या समीकरण किस सूत्र द्वारा दिया जाता है। अब बात आती है कैम्बर के टाइप की। तो कैम्बर के टाइप मेनली 3 प्रकार के होते हैं। स्ट्रेट लाइन कैम्बर, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, जैसे ये अगर क्रॉस सेक्शन की बात करें रोड की, तो ये आपका रोड का क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये आउटर एज है, ये इनर एज है मान के चलिए। तो ये आपका जो है ये 1/n। तो यही आपका क्या है, आपका कैम्बर की वैल्यू है। अगर वहीं पे बात करें दूसरे टाइप की कैम्बर की, तो दूसरा टाइप का होता है पैराबोलिक कैम्बर इस तरह से। लेकिन अगर स्लोप देखेंगे तो वो ऐसे ही देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, अगर कैम्बर चाहे ये हो चाहे ये हो, इस शीर्ष से, इस वाले शीर्ष से और यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो होती है आपकी y। इस वाले अधिकतम पॉइंट से ये ऊंचाई होती है y। तो इसी y की वो बात कर रहा है कि आपको इस y का समीकरण देना है और या फिर आपका सूत्र देना है। तो दोनों ही चीज़ एक है। और तीसरे टाइप का जो कैम्बर होता है वो होता है मिक्स या कॉम्प्लेक्स कैम्बर, जिसमें आपका स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक दोनों का मिक्स होता है। तो भाई कुछ दूरी तक तो आपका स्ट्रेट लाइन होता है दोनों एज से, और फिर थोड़ा सा ऊपर जाके आपका ये पैराबोलिक हो जाता है। तो ये पैराबोलिक सेक्शन होता है और ये स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन ये जो ऊंचाई होती है ये y, ये तीनों टाइप के कैम्बर में ही बराबर होती है। ठीक है, अगर मैं इसको y3 दे दूं और उन दोनों को पहले वाले y1 और y2 दूं, तो तीनों ही बराबर होंगे, तीनों ही बराबर होंगे, बस समीकरण चेंज हो सकता है। तो अगर हम पैराबोलिक समीकरण की बात करें तो उसके लिए जो समीकरण का सूत्र देता है वो दिया था y बराबर 2x²/n w से। तो ये आपका ऊंचाई या पैराबोलिक कैम्बर की स्थिति ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों। तो ऑप्शन अगर देखें तो ऐसा जो ऑप्शन हमें दिखाई देता है वो ऑप्शन बी दिखाई देता है, y बराबर 2x²/n w। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। भाई IRC के अनुसार वाहन की अधिकतम अभिकल्पन के लिए IRC के अनुसार वाहन की अभिकल्पन के लिए अधिकतम चौड़ाई खालिस्तान दी गई है। दैट मीन जब भी हम रोड डिजाइन करते हैं तो उसके लिए हमें एक कॉमन यूनिट माननी होती है। भाई कई प्रकार के अलग अलग व्हीकल चलते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे प्रकार के व्हीकल के लिए अलग रोड डिजाइन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक फैक्टर के अकॉर्डिंग उनको मैनिपुलेट कर देते हैं, और वो फैक्टर होता है पैसेंजर कार यूनिट, PCU। तो उसी में जो वाहन डिसाइड किया गया है वही है पैसेंजर कार। तो उसी वाहन के लिए बात कर रहा है ये। तो IRC के अकॉर्डिंग जो वो वाहन है पैसेंजर कार, उसकी जो अधिकतम चौड़ाई दी गई है वो दी गई है 2.44 मीटर। तो कई जगह आपको 2.5 मीटर भी दिख जाएगा या 2.45 भी दिख जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 2.44 मीटर। अगर ये ऑप्शन में है तो आपको यही लगानी है, अदरवाइज इसी के आसपास की कोई वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये डायरेक्ट वैल्यू है, डायरेक्ट डाटा है याद करने के लिए। नेक्स्ट, याद करने के बेसिस पे एक और क्वेश्चन है डाटा बेसिस पे कि भाई आपका एकल लेन सड़क के लिए कैरेज वे की चौड़ाई है। जो IRC ने जो आपके रोड डिजाइनिंग के लिए सड़क बताई है वो मैं पिछले भी डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं। भाई अगर ये सिंपल है तो ये सिंगल लेन रोड है। अगर इसके बीच में अगर आपके बीच में इस तरह से कोई लाइन है या डिवाइडर है तो ये आपका 2 लेन रोड है। तो जब सिंगल लेन रोड की बात कर रहे हैं तो सिंगल लेन रोड दैट मीन ये रोड है, और इसके लिए जो कैरेज वे की चौड़ाई है वो IRC ने दी है 3.75 मीटर। और अगर 2 लेन की बात करें या 2 से ज़्यादा लेन की बात करें, एक लेन ये और एक लेन ये, तो इन दोनों में या इससे ज़्यादा लेन में तब हम डिसाइड करते हैं कि भाई पर लेन जो ये लेन है इस लेन की और इस लेन की पर लेन जो चौड़ाई दी जाती है वो 3.5 मीटर दी जाती है एक लेन की। तो ये अगर ये 2 लेन रोड है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3.5 ये और 3.5 ये, तो टोटल हो जाएगी 7 मीटर। ये हो जाएगी 7 मीटर। लेकिन हमने एकल लेन की बात की तो एकल लेन में होती है 3.75 मीटर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3.5 मीटर गलत है, 3.75 मीटर ऑप्शन बी। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि भाई जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के केस में IRC द्वारा चालक के नेत्र स्तर की ऊंचाई
सड़क की सतह से खालिस्तान तथा वस्तु की ऊंचाई खालिस्तान प्रस्तावित की गई है। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर आपका ये रोड है, ठीक है, आप इस व्हीकल में बैठे हुए हो, ये आपका व्हीकल है, यहाँ कोई ड्राइवर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखी गई है तो यहाँ से इस ड्राइवर की आंखों की ऊंचाई कितनी है और इस वस्तु की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, किसमें? स्टॉपिंग साइड डिस्क के केस में। तो ये जो आईआरसी ने रिकमेंड किया है, ये ऊंचाई नेत्र की ऊंचाई तो है 1.2 मीटर, ठीक है, और ये जो ऊंचाई है वस्तु की होती है 0.15 मीटर। ये तो होती है एसएसडी के केस में। अगर वहीं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस आईएसडी और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ओएसडी की बात करें तो दोनों ही में, आईएसडी में और ओएसडी में, दोनों में ही ये दोनों ऊंचाई बराबर हो जाती है और वो हो जाती है 1.2 मीटर के बराबर। लेकिन एसएसडी में क्या होती है? नेत्र की ऊंचाई तो होती है ड्राइवर की 1.2 मीटर और ऑब्जेक्ट की होती है 0.15 मीटर। तो इस प्रकार अगर ऑप्शन हम देखें तो पहला है 1.2 मीटर, दूसरा है 1.5, गलत। दूसरा ऑप्शन है 1.2 मीटर और 1.2। ये 1.2 और 1.2 किस में बताइए दोस्तों? अभी आईएसडी में और ओएसडी में, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। आगे देखेंगे क्वेश्चन आएगा कि क्या है दोनों। फिर ऑप्शन सी है 1.2 मीटर एंड 0.15 मीटर। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईआरसी के अनुसार अनुदैर्ध्य घर्षण गुणांक का मान है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की दो वैल्यू सजेस्ट की है, एक तो की है आईआरसी ने लॉन्गिट्यूडनल, एक की है लेटरल। तो जो लॉन्गिट्यूडनल है वो एसएसडी काउंट करने के काम में आता है, और जो आपका लेटरल फ्रिक्शन है वो आपका सुपर एलिवेशन डिजाइन करने में या ट्रांजिशन कर्व डिजाइन करने में काम में आता है, या हॉरिजॉन्टल वर्क कर्व पे काम में आता है। तो लॉन्गिट्यूडनल जो घर्षण गुणांक है वो ड्राइवर व्हीकल की स्पीड पे डिपेंड करता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.35 से 0.4 के बीच में, 0.35 से 0.4 के बीच में। तो सीधा सा ये डाटाबेस क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें कुछ ज़्यादा समझने का कुछ है नहीं। बाकी तो जो वैल्यू है इसकी वो स्पीड के हिसाब से बदलती है। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आपके जो व्हीकल है उसका टायर का टाइम ऑफ कांटेक्ट और एरिया ऑफ कांटेक्ट दोनों ही क्या होंगे? सतह से कम होंगे। और इस केस में जब टाइम ऑफ कांटेक्ट और एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो फ्रिक्शन का भी मान, कोफिशिएंट का मान क्या होगा? कम। तो कहने का मतलब अगर आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर या उससे अधिक है तब तो आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है 0.30, और वहीं पे अगर 30 किलोमीटर पर आवर या उससे कम है तब होता है 0.40, और इनके बीच में वो वैल्यू वेरी करती रहती है। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निम्न में से किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? तो जो एसएसडी है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, उसके लिए जो फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं भाई। एसएसडी जो आपकी होती है वो सिंपली होती है स्मॉल v इंटू टी प्लस के स्मॉल v स्क्वायर बाई 2g ब्रैकेट में f इंटू वी प्लस माइनस के x%, ठीक है। ये आपकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला था। यहाँ पे v मीटर पर सेकंड में, t सेकंड में, और आपका f फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, b ब्रेक एफिशिएंसी, और x क्या है आपका स्लोप। अगर इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दें तो v को 0.278 कैपिटल V से रिप्लेस कर देते हैं, और फिर जब कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला ऑप्शन से देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है उसने एसएसडी बराबर वीटी प्लस वी स्क्वायर बाई 2gf इंटू वी प्लस माइनस x%, दैट मीन ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो 0.278 वीटी। एक बार आपको सजेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि आपको एक बार चारों ऑप्शनों पे जरूर देखना है कि कहीं उसने सिमिलर टाइप का कोई ऑप्शन तो नहीं दे दिया, अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। तो देखिए 0.278 वीटी प्लस स्मॉल वी स्क्वायर बाई 22g। तो ये देखो यहाँ पे कैपिटल वी लिखा है, यहाँ पे स्मॉल वी लिखा है, लेकिन वैल्यू 22, तो ये गलत है। तीसरा अगर ऑप्शन की बात करें, तीसरा ऑप्शन है 0.278 कैपिटल वी टी और प्लस वी स्क्वायर बाई 254 स्मॉल एफ इंटू वी प्लस माइनस एक्सपेंट। तो अगर हम उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब फॉर्मूला ए और फॉर्मूला सी दोनों ही सही है। तो ए और सी दोनों ही फॉर्मूले हमारे सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें आंसर? इसमें डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। यदि ओएसडी की गणना में, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की गणना में, दोनों वाहनों में आपस में दूरी s तथा त्वरण a मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तब ओवरटेकिंग प्रक्रिया समय होगा। जब भी हम ओएसडी की बात करते हैं तो ओएसडी में हम एक टाइम कैलकुलेट करते हैं, ओवरटेकिंग टाइम कैपिटल T। तो हम ये मानते हैं कि आपका एक व्हीकल ये है,
ठीक है, और दूसरा व्हीकल ये है, तो इसकी हेड टू हेड के बीच की दूरी है स्पेसिंग एस, ठीक है, और ये इसको चेंज कर रहा है ए त्वरण से। अब यहाँ पे त्वरण ए दो प्रकार से दिया जाता है, एक तो दिया जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और एक दिया जाता है दोस्तों किलोमीटर पर आवर पर सेकंड में। ध्यान रखना यूनिट का, ए तो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक टाइप का त्वरण, तो अगर उसी को कन्वर्ट कर दो आप किलोमीटर पर आवर पर सेकंड में, तब आपका जो कैपिटल टी का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। तो देखते हैं कैसे। तो जब हम कैपिटल टी की बात करते हैं तो वो होता है 4s अपॉन ए रूट ओवर टी बराबर। तो ये फॉर्मूला तो होता है जब जब ए को आप किस में डिनोट कर रहे हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। वहीं पे आपका दूसरे टाइप का फॉर्मूला हो जाता है 14.4 अपॉन इंटू एस अपॉन कैपिटल। तो ये होता है ए यहाँ पे किस में, किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। तो दोस्तों आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। आप पहले ऑप्शन देखते हैं, चलो टी बराबर 4s अपॉन ए गलत है, दूसरा है टी बराबर अंडर रूट 4s अपॉन ए, ये सही है। तीसरा ऑप्शन है टी बराबर 14.4s अपॉन ए रूट ओवर, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है बी एवं सी दोनों। तो अगर आपने क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ लिया और ऑप्शन जल्दीबाजी में देख लिए, ध्यान नहीं दे, तो आप गलती से ऑप्शन डी टिक कर जाओगे, जबकि ऑप्शन डी सही, मतलब फॉर्मूले दोनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है, तो आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ो तो उसमें त्वरण दिया है ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। जब केवल त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है तो फॉर्मूला ये वाला काम में लिया जाता है, ना कि ये वाला। अगर वो सिंपल त्वरण बोलता, ठीक है, और त्वरण की यूनिट नहीं देता, और तब अगर आपको दोनों ऑप्शन दे तब तो आपका आंसर डी हो जाता, या अगर आपको त्वरण किलोमीटर पर आवर पर सेकंड में ही देता केवल, तब आपका आंसर ये नहीं हो के ये होता, समझे। तो अगर जैसे देखें क्वेश्चन को, तो उसने त्वरण दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और जब त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है तो हमारा आंसर ये नहीं हो के कौन सा होता है, ये। जब ये गलत है तो ये अपने आप ही गलत हो जाएगा, तो आंसर बी हमारा सिंपली सही आंसर होगा। तो चीज़ों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब है आपका कि जो मध्यवर्ती दृष्टि दूरी है, इमीडिएट साइड डिस्टेंस है, ऐसे ISD किसके बराबर होती है। एक्चुअली ISD दी क्यों जाती है, जब हम डिजाइन करते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को, कि भाई किसी दूसरे वाहन को, किसी एक वाहन को ओवरटेक करने के लिए कितनी दूरी की आवश्यकता है, तो वहाँ पे जब वो प्रॉपरली प्रोवाइडेड नहीं होती, दैट मीन अगर आपको 300 मीटर की दूरी की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे आपको केवल 250 मीटर ही अवेलेबल है दूरी, तो आप प्रॉपर OSD प्रोवाइड नहीं करा पाते, तब उसकी जगह आप ISD प्रोवाइड करा सकते हो, कि भाई ना तो OSD भी विफल हो आपकी, ना ही SSD। तब ISD कहने का मतलब सब्स्टिट्यूट होगा किसका, OSD का। और सिंपली जो ISD होता है वो 2 टाइम्स होता है किसके, SSD के। तो ISD जो होता है 2 टाइम्स होता है SSD के। अगर आपकी SSD 120 है, SSD आपकी 120 है, तो ISD कितनी हो जाएगी, सिंपली 240। तो कहने का मतलब जहाँ पे अगर आपको 300 मीटर की आवश्यकता थी और आप 250 है आपके पास अवेलेबल, तो आप 240 या 250 आपको प्रोवाइड करा सकते हो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है सिंपली, कि ISD आपके 2 टाइम्स होती है OSD के। अगर आपसे पूछे भाई ISD किसका सब्स्टिट्यूट है, तो आप सिंपली आंसर दोगे किसका, OSD का, नॉट SSD। OSD का सब्स्टिट्यूट है ये। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि अगर आप किसी दूसरी चीज, मतलब किसी एक चीज को काम में नहीं ले पा रहे हो, तो उसके जैसा ही दूसरा कुछ और काम में ले सकते हो। तो इसीलिए मैंने बताया था कि भाई आगे भी इस प्रकार का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे के लिए प्लेन एवं रोलिंग टेरेन के केस में डिजाइन स्पीड कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू IRC जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है, अगर वहाँ पे आपका समतल और ढलान वाला टेरेन है, तो उसके केस में जो व्हीकल की डिजाइन स्पीड ली जाती है वो ली जाती है 100 किलोमीटर पर आवर। कितनी ली जाती है, 100 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन सी सिंपली डाटाबेस क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाई पार्श्व घर्षण गुणांक का मान कितना होता है। इससे पहले जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो कौन सा था आपका, अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल, तो इसका मान था 0.35 से 0.4। और अगर इसकी बात करें तो इसका मान होगा सिंपली, वो होता है 0.15। तो वो लेटरल जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो होता है 0.15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आपकी वक्र की नियंत्रक या रूलिंग न्यूनतम त्रिज्या का मान किस सूत्र से दिया जाता है। तो जो आपका फॉर्मूला है वो होता है V²/127R बराबर E प्लस के F। जब त्रिज्या की बात कर रहा है तो R रूलिंग यहाँ पे लिख देते हैं हम, और R रूलिंग को इधर ले जाते हैं और E प्लस F इधर ले आते हैं। तो सिंपली जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा R बराबर V²/127 ब्रैकेट में E प्लस के F,
ई प्लस के एफ। तो सिंपल ही है, ठीक है। हाँ लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं डिस्कस करना चाहूँगा। वैसे तो आंसर हमारा बी है, लेकिन मैं एक दूसरा फॉर्मूला डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों आपके साथ, कि एक फॉर्मूला होता है आर बराबर वी स्क्वायर बाई 225 ई, नॉट ई प्लस एफ। ये नहीं, सिंपल अगर ई है तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। क्वेश्चन हो जाता है कि वह मिनिमम त्रिज्या, वक्र पर वह मिनिमम त्रिज्या जिसको प्रोवाइड कराने पर सुपर एलिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है, द मिनिमम रेडियस बियॉन्ड विच देयर इज नो नीड ऑफ सुपर एलिवेशन। तो उस केस में अगर क्वेश्चन ये होता है भाई वह मिनिमम त्रिज्या जिसको प्रोवाइड कराने के बाद सुपर एलिवेशन की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपको ऑप्शन में ये मिल जाए केवल आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन 225 ई, तब आंसर ये होगा। गलती से अगर इसके पास में जैसे यहाँ पे है वी स्क्वायर अपॉन 225 तो है, लेकिन ब्रैकेट में ई प्लस एफ है, वो ई प्लस एफ नहीं होता, सिंपली ये होता है। ये तो उस क्वेश्चन की बात है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि रूलिंग मिनिमम, तो रूलिंग मिनिमम दी जाती है आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन 127 ई प्लस एफ से। तो दोनों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि भाई आईएसडी किसके बराबर होती है, तो उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन आया है कि यदि किसी वाहन के लिए एसएसडी 120 मीटर तथा ओएसडी 247 मीटर है, तो आईएसडी निम्न में से क्या होगी। होने को तो आईएसडी ओएसडी का ओएसडी आईएसडी का जगह आप काम में ले सकते हो आईएसडी को, लेकिन हमसे डायरेक्टली उसने आईएसडी पूछी है। तो आईएसडी हमें पता है कि क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी के, 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी के। तो एसएसडी कितनी है 120, तो 2 टाइम्स करेंगे कितनी हो जाएगी 240। तो ऑप्शन देखें आपको कंफ्यूज करने के लिए, देखो उसने क्या किया 360, इसको 3 टाइम्स कर दिया। अगर आपको 2 टाइम्स किया गया 3 टाइम्स याद रहेगा तो आप ऑप्शन 1 क्लिक कर दोगे, जबकि ये गलत। ओएसडी कितनी है 247, तो इन दोनों को जोड़ के उसने अगला ऑप्शन बना दिया 367। अगर आपको लगा भाई एसएसडी प्लस ओएसडी के बराबर है तो भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्चुअल पता है कि आईएसडी 2 टाइम्स होती है किसके, ओएसडी के, आईएसडी कितने के बराबर होती है 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी के, तब आपका सिंपली आंसर 240 सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन है थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप, अच्छा क्वेश्चन है कि किसी जिले में जहाँ पे भारी बारिश होती है, डब्ल्यूबीएम के बृहत जिला सड़क की चौड़ाई 7 मीटर है, तो सड़क के शीर्ष का उसके किनारे से ऊंचाई कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपका है दोस्तों, मैं समझाऊंगा। ये क्वेश्चन आपका है कि इस पे कैम्बर पे आधारित है, और इसको कैसे करेंगे देखते हैं। उसने बोला है कि भाई जब भी वो बात करेगा, अगर उसने किसी टाइप के बारे में बात नहीं की तो हम स्ट्रेट लाइन कैम्बर ही लेंगे। तो इसने एक कैम्बर रोड का क्रॉस सेक्शन दे दिया, ठीक है। ये इनर एज है, ये आउटर एज है, और ये इसका क्राउन है। क्राउन को सी से कि भाई किसी जिले में जहाँ पे भारी बारिश है, तो उसने बारिश का टाइप दे दिया कैसी, हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। फिर डब्ल्यूबीएम रोड, ठीक है। तो हमको जस्ट जो ये कैम्बर है 1/n, तो इसका मान याद आना चाहिए कि 1/n का मान कितना होता है। इससे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था भाई डब्ल्यूबीएम रोड में कितना होता है 1/33 to 1/40। तो जहाँ पे 3% आ रहा था 1/33, वो किसके लिए था, हैवी रेनफॉल। और डब्ल्यूबीएम रोड के में तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/33। तो उसने पूछा है कि अगर ये चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है 7 मीटर, तो आधी कितनी हो जाएगी दोस्तों 3.5 मीटर सिंपली। तो उसने पूछा है कि सड़क के शीर्ष की इसके किनारों से ऊंचाई, तो मतलब ये जो शीर्ष है, ये जो शीर्ष है, ये जो शीर्ष है, इसकी यहाँ से ऊंचाई, इसकी यहाँ से ऊंचाई कितनी है। तो सिंपली अगर आप देखो, मैं सारी चीज़ों को एक बार दोबारा ड्रॉ करता हूँ। तो ये आपका रोड था, ठीक है। आपको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर आप लंब डालो तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये आपकी 3.5 मीटर है, ये आपका 1/33 है, ठीक है। तो आप इसमें लगा सकते हो tan थीटा। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊंचाई अपॉन ये चौड़ाई। और जहाँ पे थीटा बहुत कम है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि जो y है, ये सिंपली ये जो y है, y बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन ये L/2 या W/2 बराबर थीटा। तो y किसके बराबर हो जाएगा, y सिंपली आपका बराबर हो जाएगा थीटा इंटू W/2, थीटा इंटू W/2। तो सिंपली अगर थीटा का मान कितना है 1/33 और वो कितना है 7/2, तो जब सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पे आता है 0.1, ये सॉल्व करने पे आता है आपका 0.106 मीटर। तो ये सॉल्व करने पे 0.106 मीटर आता है। तो
होप करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो सिंपली आप, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, बस आपको मैथ लगानी है एक सिंपल। तो ये एक क्वेश्चन था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हो सकता है आपका अंतिम क्वेश्चन हो डिस्कशन का, वो क्वेश्चन है कि भाई सड़क के स्कंद या शोल्डर की पार्श्व ढाल, सड़क की पार्श्व ढाल या कैम्बर से खाली स्थान अधिक होनी चाहिए। अब यहाँ पे दिखाते हैं आपको। जैसे ये आपका ये रोड है, ठीक है, तो ये तो आपका कैम्बर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अगर मैं आपको रोड का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूँ, तो सिंपली जो आपका रोड का जो क्रॉस सेक्शन ड्रॉ होता है वो इस तरह से ड्रॉ होता है। ये तो ये आपका कैरिजवे है, ये आपका क्या है, शोल्डर, ठीक है। यहीं पे कैरिजवे का मतलब यहीं पे आपका रोड इस तरह से दिखाई देगा आपको, और ये आपका क्या है, शोल्डर। तो एक्चुअल में जो कैम्बर होता है वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है, डिस्कस किया है कि बारिश के पानी को जल्द से जल्द निकालने के लिए। तो उसी प्रकार जो शोल्डर होता है, शोल्डर के भी कुछ पर्पज होते हैं। तो उनमें एक पर्पज है कि भाई जो कैम्बर से पानी आ रहा है उसको भी वो ड्रेन आउट कर दे बाहर। तो अगर मान के चलिए कैम्बर का ढाल और शोल्डर का ढाल, अगर पहले बात करते हैं कि अगर शोल्डर का ढाल कैम्बर के ढाल से कम है तो पानी कैम्बर से उतर के शोल्डर पे इकट्ठा हो जाएगा और नीचे जा ही नहीं पाएगा। दूसरी बात, अगर कैम्बर और शोल्डर दोनों का ढाल अगर बराबर है तो पानी उसी दर से धीरे धीरे ड्रेन आउट होगा। हमें चाहिए जल्दी कि भाई शोल्डर पे भी इकट्ठा ना हो, तो हम क्या करते हैं, शोल्डर को और उससे तीक्ष्ण और ढाल वाला बनाते हैं कि पानी वहां से भी तेजी से निकल जाए। तो इसीलिए जो शोल्डर का जो ढाल है, शोल्डर का जो ढाल है कैम्बर के ढाल से 0.5% अधिक रखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 0.5%। तो आज के डिस्कशन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला दोस्तों, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।